गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपका पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 3 लेसन 3 पार्ट का नाम है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी आनुवांशिकी इंग्लिश में कहें तो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। देखिए, पाठ का नाम है आनुवांशिकी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? क्या आप परिभाषा दे सकते हैं आनुवंशिकी की? देखिए, आनुवंशिकी की जीव विज्ञान की एक शाखा है, बायोलॉजी की एक शाखा है, और बायोलॉजी की इस शाखा के अंतर्गत हम सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी के अंतर्गत हम सजीवों के विभिन्न जो लक्षण होते हैं, उन सजीवों के लक्षणों के आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। विभिन्नता का तो परिभाषा कैसे देंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। दोबारा देखें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स शब्द का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले किया था बैटसन नामक वैज्ञानिक ने। जेनेटिक्स शब्द का सबसे प्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग 1905 में बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जेनेटिक्स शब्द जीन शब्द से बना है। जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के जीन शब्द से बना है। दूसरी बात आती है कि सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, और उन लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के लक्षणों का स्थानांतरण होता है, और उन लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट इसमें एक परिभाषा आती है वंशानुगत की। देखिए, वंशानुगत किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना। विभिन्न प्रकार के जो आनुवंशिक लक्षण हैं, उन आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को वंशानुगति कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुगति कहते हैं, या वंशागति कहते हैं। वंशागति भी लिखते हैं इसको, वंशागति। विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक लक्षणों का या अन्य लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को वंशानुगति कहा जाता है। वंशानुगति को इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी। और हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था, सन 1863 में। कब किया था? 1863 में हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था, हेरिडिटी शब्द का। जब जीव में इन लक्षणों का स्थानांतरण होता है, पैतृक पीढ़ी से जो माता पिता होते हैं, जनक पीढ़ी जो होती है, उससे जब ये लक्षण संतान में पहुंचते हैं, तो उस समय इनमें अनेक प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न हो जाती हैं। अब जो विभिन्नता उत्पन्न होती हैं,
इन विभिन्नताओं के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो इन विभिन्नताओं के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है जीन विनिमय। जीन विनिमय, इंग्लिश में बोलें तो क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय की क्रिया के फलस्वरूप माता पिता से जब संतान में इन लक्षणों का आदान प्रदान होता है, वंशानुगति होती है, तो उनमें परस्पर अनेक प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न हो जाती हैं। पाठ का नेक्स्ट जो चैप्टर आता है इस पाठ का, वो आता है मेंडलवाद। मेंडलवाद देखिए, वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। सिलिसियन गांव में हुआ था। वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम है इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी का पिता या जनक इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ी जीवनी के बारे में इसका पढ़ते हैं। देखिए, मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। जन्म होने के पश्चात मेंडल ने क्या किया? अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात 1842 में दर्शन शास्त्र विषय में डिग्री प्राप्त की। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र विषय में डिग्री प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त करने के पश्चात 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में, कहां पर? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च में पादरी बने। एक चर्च में क्या बने? पादरी बने। जिस प्रकार से मंदिरों की पूजा पुजारी करते हैं उस प्रकार चर्च होते हैं, उनकी पूजा पादरी करते हैं। तो एक चर्च में क्या बने? पादरी बने। जो चर्च था उस चर्च में पीछे तरफ काफी स्थान खाली पड़ा हुआ था, उद्यान था। उस उद्यान में इन्होंने क्या किया कि अनेक प्रकार के मटर के पादप बोए। उस चर्च में पीछे की तरफ इन्होंने मटर के बीज बोए। लगातार 7 वर्षों तक, लगातार कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक इन्होंने उन मटर के पादपों पर अध्ययन किया। और लगातार 7 वर्षों तक मटर पर अध्ययन करने के पश्चात जो प्रयोगों के द्वारा इनके पास जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो 7 वर्षों तक इन्होंने प्रयोग किए, उन प्रयोगों को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र में प्रस्तुत किया। एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के समक्ष इन्होंने उन प्रयोगों के निष्कर्षों को इनके सामने रखा। रखने के पश्चात सन 1866 में
जो ये सोसाइटी थी, इस सोसाइटी के द्वारा एक वार्षिक यानी वर्ष में एक बार जो शोध निकलता है, पत्रिका जो निकलती है, वो पत्रिका निकाली और उस पत्रिका में इन प्रयोगों को प्रकाशित किया और मॉडल रखा गया वहां पर पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग। 1866 में सोसाइटी की जो वार्षिकी थी उस पर पादप संकरण पर प्रयोग शीर्षक के द्वारा इन्हें प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित करने के पश्चात जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उन निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन करने के कारण ही मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लगातार 7 वर्ष तक मेंडल ने मटर पर प्रयोग करने के पश्चात 3 आनुवंशिकता के नियम दिए थे, इसलिए इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो और सुन ले एक बार हल्का सा। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में पूर्ण की थी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र विषय में डिग्री प्राप्त की थी। 1843 में ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च में पादरी बने थे। चर्च में पीछे तरफ लगातार इन्होंने 7 वर्षों तक मटर पर प्रयोग किए थे। जो प्रयोग किए उन प्रयोगों को 1865 में इन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र में प्रस्तुत किया था। सन 1866 में सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक के द्वारा उन प्रयोगों को प्रकाशित किया गया था। जो निष्कर्ष वहां पर निकाले गए उनके आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। 6 जनवरी 1884 को मेंडल क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद जो चीज आती है पाठ में वो आती है कि चलो मेंडल ने प्रयोग किए, तो मेंडल ने नंबर 1 तो मटर के पादप का ही चयन क्यों किया था, क्या कारण था? और दूसरी बात निकलकर यह आती है कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों हुआ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण, देखिए मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या थे। नंबर 1 बात यह थी कि मेंडल ने एक बार में एक ही वंशानुगति, एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था। एक बार में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था। यह उनकी सफलता का पहला कारण था। दूसरा कारण था मेंडल ने जो भी निष्कर्ष प्राप्त हुए थे, जो प्रयोग किए थे और प्रयोग करने के पश्चात जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे, उन निष्कर्षों का गणितीय रूप से विश्लेषण किया था। सभी आंकड़ों का सफलतापूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण या गणितीय उनका विश्लेषण किया था। यह उनका दूसरा कारण था। मेंडल ने प्रयोगों के करने के पश्चात उन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों का सांख्यिकीय या गणितीय रूप से क्या किया था? विश्लेषण किया था। यह इनका दूसरा कारण था। और तीसरा कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पादप को चुनाव सावधानीपूर्वक किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चुनाव सावधानीपूर्वक किया था। यह उनका तीसरा कारण था। 3 कारण थे, दोबारा सुन लें। नंबर 1, मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की वंशानुगति अध्ययन किया था। नंबर 2, मेंडल ने प्रयोग करने के पश्चात उन निष्कर्षों का सांख्यिकीय विश्लेषण या गणितीय विश्लेषण किया था उनके आंकड़ों का। और तीसरा था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चुनाव सावधानीपूर्वक किया था। यह उनका तीसरा सफलता का कारण था। 3 कारण हो गए आपके मेंडल की सफलता के। नेक्स्ट चीज आती है इसमें कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पादप का ही चयन क्यों किया था।
मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पादप का चयन क्यों किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पादप का चयन क्यों किया था? पहला कारण आता है चयन। नंबर 1 कि मटर का पादप 1 वर्षीय होता है। मटर का पादप 1 वर्षीय होता है, इसलिए कम समय में इसकी अधिक पीढ़ियों का अध्ययन संभव होता है। मटर का पादप 1 वर्षीय होता है, इसलिए इस पादप के द्वारा कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन संभव हो पाता है। दूसरी बात, मटर में द्विलिंगी पुष्प होता है। मटर में द्विलिंगी पुष्प होता है, जिसके कारण इसमें स्वयं परागण आसानी से हो जाता है। द्विलिंगी पुष्प होता है, जिसके कारण स्वयं परागण आसानी से हो जाता है। तीसरी बात, विपुंसन की क्रिया के द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। विपुंसन की क्रिया के द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से हम करा सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट आता है कि इसमें 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। इसमें 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण मटर के पादप पर आसानी से मेंडल ने क्या कर लिए थे? प्रयोग कर लिए थे। अब मेंडल ने प्रयोग कर लिए, सारा काम हो गया, लेकिन मेंडल का जो प्रयोग था, ये मेंडल के प्रयोग लगातार 35 वर्षों तक उपेक्षित रहे। किसी अन्य वैज्ञानिक ने कोई सहारा इनके लिए नहीं दिया। लगातार 35 वर्षों तक उपेक्षित होने के पश्चात सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे। एक थे हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेरमैक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने पृथक पृथक कार्य किया। हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेरमैक, इन तीनों वैज्ञानिकों ने पृथक पृथक कार्य करते हुए सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। मेंडल नियमों की इन्होंने पुनर्खोज की थी। ध्यान रखें, पेपर में प्रश्न पूछे था कई बार कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे। तो एक थे हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, एक थे जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के थे एरिक वॉन सेरमैक। अब बात आती है मेंडल के वंशानुगति के नियमों की। एक नियम का अध्ययन आज हम आपके लिए कराएंगे। यहां पर देखिए, वंशानुगति के नियम। वंशानुगति के नियम देखिए, मेंडल ने उद्यान मटर वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम, सैटाइवस भी लिखा मिलता है कई स्थान पर, पाइसम सैटाइवम। मेंडल ने उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम पर अध्ययन करते हुए वंशानुगति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला नियम था प्रभाविकता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम दिए थे उन्होंने। नंबर 1 प्रभाविकता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हम जो यहां पर अध्ययन करेंगे आज सबसे पहले वो करेंगे प्रभाविकता के नियम के बारे में। सरल है, अच्छा है। देखिए प्रभाविकता का नियम, पहला है प्रभाविकता का नियम। देखिए मेंडल के प्रभाविकता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण। मेंडल के प्रभाविकता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। मेंडल के इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजीय पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। देखिए पहले मैं आपको चार्ट बताता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मेंडल ने देखिए 2 लक्षण लिए थे यहां पर। एक लिया था लंबेपन का, एक लिया था बौनेपन का। लंबे पादप, बौने पादप। लंबेपन को व्यक्त किया था इसने कैपिटल टी से, और बौनेपन को व्यक्त किया था इसने स्मॉल टी से। कैपिटल टी, स्मॉल टी, यह पीपीडी है। पीपीडी का मीन्स होता है जनक पीढ़ी, पैटर्नल पीढ़ी। पैटर्नल पीढ़ी कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये शुद्ध लंबे पादप हैं, ये शुद्ध बौने पादप हैं। युग्मक निर्माण के समय समयुग्मजीय पादप हैं दोनों, इसलिए इससे युग्मक बनेगा कैपिटल टी और इससे बनेगा स्मॉल टी। एक से बनेगा कैपिटल टी और एक से बनेगा स्मॉल टी। ये हो गए आपके युग्मक। जब दोनों में परस्पर संकरण कराया जाएगा तो संकरण कराने पर पादप बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी। जो पादप प्राप्त होता है वो पादप संकर लंबे प्राप्त होते हैं। संकर लंबे प्राप्त होते हैं। यह आपके लिए F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी कहते हैं इसको। F1 पीढ़ी में कैसे प्राप्त होते हैं? संकर लंबे पादप प्राप्त होते हैं, अर्थात अशुद्ध लंबे या विषम युग्मजीय लंबे पादप प्राप्त होते हैं। अब देखिए आप नियम को दोबारा से। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी, विपरीत, एक लंबा एक बौना, विपर्यासी समयुग्मजीय में समान है। कैपिटल टी स्मॉल टी समान है। इसमें कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी है। समयुग्मजीय पादपों में संकरण कराया जा रहा है। संकरण कराने में पर संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, अर्थात पहली पीढ़ी में जिस लक्षण की अभिव्यक्ति होती है, कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है? लंबेपन का, जबकि पादप बौने भी थी इसमें, लेकिन बौना नहीं प्रकट होता है। कौन से प्रकट होते हैं? लंबे प्रकट होते हैं। तो F1 पीढ़ी में जिस लक्षण की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं कर पाता है, उसे हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यहां पर प्रभावी लक्षण कौन सा है? लंबेपन का। अप्रभावी लक्षण कौन सा है? बौनेपन का। और इसे ही प्रभाविकता का नियम कहते हैं। बात के तौर पर जब लंबे पादप और बौने पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो संकरण के पश्चात यहां पर 100% पादप संकर लंबे प्राप्त होते हैं। यह था आपका प्रभाविकता का नियम। कल की वीडियो में अध्ययन करेंगे पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आज ये इतना ही, बहुत धन्यवाद।